हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के हीरो जियांग से होती है, जो कि एक टॉप लॉयर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। आज जो भी पार्टी में लड़कियां मौजूद थी वो जस्ट हमारे हीरो को देखने के लिए आई होती हैं। अब ये तो अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि मुझे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आना पसंद तो नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं आ गया, सिर्फ 10 मिनट्स हैं, इसके बाद तो मैंने यहाँ से चले जाना है। अब केविन भी कह देते हैं कि ठीक है, अब तुम तो लॉ फर्म के पार्टनर हो, कम अज़ कम इतना टाइम तो इधर तुम्हें रहना ही चाहिए। फिर एक और लड़के रैन को दिखाया जाता है जो कि लॉ फर्म का इंटर्न था और अपनी कुछ पहचान वगैरह बनाने की कोशिश करता है कुछ लोगों के साथ कि कल को काम मिलने में आसानी होगी। और यहीं पे जब उल्टा वो इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेते हैं तो अब तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। हालांकि इसे ला के हवाले से कुछ नॉलेज नहीं था, बट ऐसे ही कंपनी ज्वाइन कर ली थी इसने। यही सब कुछ देखते देखते ही इसकी गर्लफ्रेंड, जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड भी है, वैन की एंट्री होती है। इस सिचुएशन को तो बहुत ही अच्छे से उसने हैंडल कर लिया था। वैसे खुद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी और वो भी इसका मेजर ला ही होता है। वो लोग तो वैन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, अपना कार्ड ही देने लगे थे कि जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो तुम ज़रूर इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आ सकती हो। ये खुश हो जाती है। हालांकि वैन ने अपना कार्ड इसे ही थमा दिया था, लेकिन ये मन से काफ़ी ज़्यादा इसी से ही जल भुन रहा होता है कि आजकल लड़कों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जहाँ कहीं भी बुढ़े भी लड़कियाँ देखते हैं तो बस उसी से इम्प्रेस होकर रह जाते हैं। अब इसे साइड पे जाने को बोलने लगा था कि तुम जाके रेस्ट कर सकती हो, आज इतना हैवी गाउन पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना तुम। इसके साइड पे जाने के बाद ही इसने उस कार्ड के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। यहाँ पे मौजूद सारे लोग ही मिस्टर जियांग के साथ चेयर्स करना चाहते हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये तो पीटीएसडी का शिकार है, एक तरह से मेंटल इलनेस ही होती है, जो कि बचपन में इंसिडेंट की वजह से ये वजह बनी थी। अब तो बेचारा बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। इसे ग्लासेस का शोर पसंद नहीं होता। साइड पे आके बैठ जाता, अपने हेयर्स को कवर करने लगा था। वैन की अचानक नज़र पड़ गई थी। वो इस सारी सिचुएशन को समझ जाती है। फ़ौरन से उसने डोर को बंद कर दिया था और इसे भी तसल्ली देने ही लगी थी कि सब ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही कुछ होशो हवास में आता है तो उसे खुद से दूर कर देता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी कि मैं यहाँ पे एक न्यू इंटर्न बॉय है रैन, उसी की एक गर्लफ्रेंड हूँ और आज की पार्टी में उसके साथ ही आई हुई थी। खैर आप परेशान मत हो, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था। लेकिन वो इतनी ईजिली से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। फ़ौरन से इसे पकड़ के किस कर लेता है और साथ में फ़ोटो भी उसने बना ली थी और इसे अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेता है। इसकी ये हरकत देख के तो आगे से वैन से थप्पड़ मार देती है कि ये क्या करने की ट्राई कर रहे थे तुम। आगे से बोल देता है कि देखो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्या पता कि तुम जाके इस बारे में सबको बता दो, और स्पेशली कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये फ़ोटो सेंड कर दूंगा। ये बेचारी तो सीधा बाहर ही पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे नज़र पड़ती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसे बता रहा था कि वो देखो मिस्टर जियांग है, एक टॉप लॉयर, मेरी तो यही विश है कि काश मैं उनसे बात कर पाऊँ। अब इन दोनों को देखते देखते ही जियांग खुद बात करने के लिए आ जाता है। रैन की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। अब ये देखते हुए जियांग को समझ आ जाती है कि वैन सही बोल रही थी कि वाकई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आई है। खैर इतना भी कंफर्म हो जाता है कि मेरी इस इलनेस के बारे में शायद किसी से भी नहीं कहेगी। इसकी फ्रेंड को काम के हवाले से ज़रूरत पड़ गई थी, ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे देने के लिए पहुंच आई होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है कि शुक्र है कि तुम आ गई, वरना कि मुझे मैनेजर से अच्छी खासी डांट पड़ जानी थी। अचानक ही इसकी नज़र जियांग पे पड़ जाती है, जो कि अपने डैड के साथ ही आर्ग्यू कर रहा था। ये तो अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार डैड को ही मानता है और वो आगे से उसे समझा रहे होते हैं। वह दोनों ही काम पे तो बिल्कुल कंपिटेटर से बन के रह गए थे। अब जो भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं डैड के, ये खुद ही ले लेते हैं। इसी बात पे ही वो गुस्सा कर रहे थे। मीन के अब उसके डैड के साथ नहीं बनती है, पहले इलनेस और अब इस सीक्रेट के बारे में वैन को मालूम हो गया होता है और वो भी कोइंसिडेंटली। अब सोच रही थी कि मैं चुपके से यहाँ से चली जाती हूँ कि कहीं वो मुझे देख ना ले, फिर ऐसे ही खामखा में पता नहीं क्या सोचेगा। इससे पहले कि यहाँ से जाती तभी जियांग ने इसे देख लिया था और पूछ रहा होता है कि अब बताओ कि यहाँ पे क्या कर रही थी तुम।
क्या तुम हमारी बातें चुपके चुपके से सुन रही थी? ये कह देती है कि नहीं, वो तो एक्सीडेंटली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो बस मुझे वो सुनाई दी, वरना जानबूझ के थोड़ी ना मैं यहाँ पे आई थी। ये भी आगे से कह देते हैं कि ओह अच्छा, एक्सीडेंटली तुम्हें मेरे 2 टॉप सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया। अगर तुमने इस बारे में किसी को बता दिया तो। जैसे इसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो तो बेचारी अब भाग ही गई थी कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँगी और किसी को भी नहीं बताऊँगी कि आज के दिन क्या हुआ था। पीछे से जो अपना स्टफ़ टॉय भूल गई थी वो तो हमारा हीरो ही पकड़ लेता है और मन में भी सोच रहा था कि अभी तो मैंने इतना इसे डराया भी नहीं है और देखो कमज़ोर सी कैसे यहाँ से भाग गई है। अब रैन की तो कोशिश होती है कि कोई प्रोजेक्ट उसे मिल ही जाए, बट यहाँ पे जो बॉस होते हैं वो अपने किसी रिलेटिव के बेटे को ही अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट संभालने को ही बोल रहे थे। और ये देख के रैन को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मुझे कोई भी अपना न्यू केस मिलेगा ही नहीं। अब यहीं पे एंट्री हो गई होती है एक और लड़की आनी की, जो कि अब मिस्टर जियांग से ही मिलने के लिए आई होती है कि अगर कोई मेरा केस सॉल्व करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जियांग ही होंगे, वरना जो इधर उधर के बुट्टे वगैरह है मैंने तो बिल्कुल भी उन्हें अपना एडवाइज़र नहीं मानना है। यही सब कुछ देखते देखते अब इसे एक आइडिया आता है। फ़ौरन से ही मिसिस आनी के पास आ गया था कि क्या आप मुझे एक चांस दे सकती हैं, मैं ही आपका केस हैंडल कर लूँगा। अब ये यंग भी था और हैंडसम भी, तो मिसिस सैनी को भी आइडिया आ जाता है कि ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ संभालने के लिए तैयार हो तो मुझे भी क्या एतराज़ हो सकता है। इस पे तो मिस्टर जियांग की भी नज़र पड़ गई होती है। केविन तो इसे मिसिस आनी की पर्सनैलिटी के बारे में ही बता रहा था कि कैसे वो फ्लर्टी किस्म की लेडी हैं और स्पेशली कि काफ़ी ज़्यादा सोशल भी हैं। ये तो अब इसे इन सारी बातों को छोड़ के अपने काम पे फोकस करने को कहने लगता है कि अगर इतने ही ज़्यादा फ्री हो तो मेरे पास कुछ केसेस हैं, उन्हें हैंडल करो। आगे से तो केविन की फिर पॉलिसी बंद हो जाती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जो पहले संभाल रहा हूँ ना बस वही संभालूंगा। और ऊपर से इसे भी रेस्ट करने को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें हल्का हल्का फीवर था, तुम्हें रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहिए, बट ना, ये साहब तो इधर काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। रात भी हो गई थी, इवन के कुछ लोग तो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से चले भी गए थे। वैन ने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, सो फाइनली इसे ट्यूटर वाली जॉब मिल गई होती है। कोइंसिडेंटली इसकी मुलाकात मिस्टर जियांग से हो गई थी, वो भी इसी बिल्डिंग में ही रहते होते हैं। मिस्टर जियांग तो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या, जब भी मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में होता हूँ तो सामने से मेरा टकराव इससे क्यों हो जाता है। और बस यही सोचते सोचते बेहोश होके वो तो वैन के ऊपर ही जा गिरा था। ये पहले तो उसे छोड़ के जाना चाहती है, लेकिन अपनी काइंड हार्टेड तबीयत की वजह से दोबारा से मिस्टर जियांग को संभालने के लिए आना पड़ गया था। ये तो शुक्र है कि उसका अपार्टमेंट ज़्यादा दूर नहीं था। अब काफ़ी ज़्यादा उसे फीवर भी होता है, पट्टियाँ वगैरह बांध के यहाँ से जाना तो चाह रही होती है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि प्लीज़ डोंट लीव मी मॉम। अपनी मॉम को ही मिस कर रहा था। अब ये सब कुछ देख के ये भी रुक जाती है कि ठीक है डोंट वरी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और साथ ही साथ अपनी मॉम की भी याद आ जाती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी कि इसकी मॉम अपना सामान पैक करके घर ही छोड़ के जा रही थी। ये उन्हें रोक रही होती है कि प्लीज़ मत जाएं, लेकिन हाँ, तब तो मॉम को अपना फ्यूचर बनाना था। वो तो अपनी बेटी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसके डैड की भी जल्दी डेथ हो गई, बाकी पीछे से एक ग्रैंडमा बची थी जिसे अब बचपन से इसे संभालना पड़ गया था। अभी ये सारी बातें याद करते करते इधर ही सो गई होती है। अगले दिन मिस्टर जियांग की आँख खुली ही थी कि इसे अपने पास देख के एकदम सरप्राइज़। ये तोड़ते ही पहले फीवर चेक करने लगती है कि शुक्र है कि आपका फीवर उतर गया, रात को तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी आपकी। अब इससे पहले कि यहाँ से जाती वो इसे पकड़ के किस कर लेते हैं एंड देन फिर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगा था कि ये जो तुम अपनी काइंडनेस मुझ पे शो करवा रही हो, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होना ही है। और तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? ज़रूर तुम किसी काम के सिलसिले में ही आई होगी, मुझे बताओ। अब वो तो बेचारी एकदम हैरान ही रह जाती है कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। रात को तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वैसे भी खुद ही मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया था कि मुझे छोड़ के मत जाओ। ये उसे काफ़ी सारी बातें ही सुनाने लगी थी कि लगता है कि लाइफ में आपने कभी ट्रू लव देखा ही नहीं है। मुझे तो बहुत ही रहम आ रहा है आप पे कि आपको इन सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। और बस ऐसे ही कहते हुए वहाँ से चली ही गई थी। ये पीछे से भड़क रहा होता है कि मैं किसकी बातों पे यकीन करूँ कि ना करूँ। अब इसे अपनी मॉम की ही याद आने लगी थी। बचपन में मॉम ने इसे कहा था कि फ्यूचर में कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट मत करना, कोई जो अपनी काइंडनेस दिखाता है उसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है। अब यही सारी बातें याद कर कर के इसका तो परेशानी के मारे बुरा हाल ही था। अब अगर रैन को दिखाया जाए तो वो डॉक्यूमेंट्स लिए फिर रहा होता है मिसेस एनिंग के पास। अब इन मैडम को तो एक टॉय बॉय मिल गया था। वो पहले एक बहुत ही एक्सपेंसिव से वॉच गिफ्ट करती हैं कि तुम्हारा तो लिंक होगा कुछ लोगों के साथ, और वैसे भी उन्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, कुछ तो बना के रखोगे तो तभी तुम्हारे रैंक्स बढ़ेंगे।
ये तो खुश हो रहा होता है कि वाओ ये मिसेस जैनी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब अचानक इसकी गर्लफ्रेंड मिनके वैन की कॉल आने लगी थी। उसके सामने तो ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि वो जस्ट इसकी फ्रेंड ही है, मिनके इसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। मिसेस जैनी भी कोई स्टूपिड नहीं होती हैं, उन्हें तो सारी बात का पता चल गया होता है। वो तो मन में यही सोच रही थी कि बस कुछ दिन और सही मैं इसके साथ अच्छे से फ्लर्ट कर लूँ, उसके बाद तो इसने उसे छोड़ ही देना था। अब इसका कॉलीग पूछ रहा होता है कि यार कितनी एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई है तुमने, ये किसने दी है तुम्हें? तो ये आगे से झूठ बोल देता है कि मेरी फैमिली में से ही किसी ने दी थी। वो भी हैरान कि क्या तुम्हारी फैमिली में कुछ रिच लोग भी हैं? मैंने तो समझा था कि तुम तो एक पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते हो। अब इसकी वॉच की तारीफ तो हमारे हीरो ने भी कर दी थी। अब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो ट्रू लव की वैन मुझसे बात करके गई थी खुद भी कौन सा उसे ट्रू लव मिल रहा है। मिसेस सैनी की पर्सनैलिटी के बारे में भी पता था, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये रैन साहब तो इतने ज़्यादा घटिया इंसान निकलेंगे कि पैसों की खातिर और रैंक्स की खातिर वो इससे अपना ऐसा रिलेशनशिप कायम कर लेगा कि वो इसे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिया करेगी। दूसरी तरफ हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेस्टी की मदद करने के लिए आ गई थी। उसे अपने ड्रेस के लिए मॉडल चाहिए थी और ये बनने के लिए तैयार हो जाती है और इस ड्रेस में इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि उसकी बेस्टी तो तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटती और ये भी बोलने लगी थी कि वैसे तुम इस ड्रेस में अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करो, वो ज़रूर तुम्हें ऐसे देख के खुश हो जाएगा। और तुम लड़कों को नहीं समझती हो, उन्हें तो ये सारी बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब ये भी इसकी बातों में आ जाती है कि हाँ ठीक है मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, वैसे ही थोड़ा टाइम हो गया हमारा कोई भी राब्ता नहीं हुआ। अब जैसे ही मिरर में देख रही होती है तो इसे मिस्टर जियांग के साथ हुआ किसका सीन याद आ जाता है। अब मन में सोच रही थी कि नहीं मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, ये पता नहीं मुझे क्या हो गया, और फ़ौरन से आंखें बंद करके अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती है और ड्रेस से दिखाने लगी थी कि ये देखो प्रिटी है ना, मैं तो आज अपनी बेस्टी की मॉडल बनी हुई हूँ। इसकी आइज़ क्लोज थी। अब जैसे ही ओपन करके देखती है तो गलती से इसने कॉल अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बल्कि मिस्टर जियांग को ही मिला दी होती है। अब तो पछता ही रही थी कि ओह गॉड मुझे क्या हो गया है। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ओह नो, ये तो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। अब लिफ्ट में अचानक मिस्टर जियांग की नज़र पड़ गई थी एनी और साथ ही मौजूद थे मिस्टर रैन। एनी तो मिस्टर जियांग पे भी कमेंट करने से बात नहीं आती है कि ये देखा जब मुझे आपकी सख्त ज़रूरत थी तब तो आप मुझसे मिले नहीं और अचानक ही आज लिफ्ट में हमारी मुलाकात भी हो गई। यार ये तो आगे से कोई भी खास रिस्पांस नहीं देता है कि वैसे ही आपको तो मिस्टर रैन मिल चुके हैं अपना केस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको मेरी क्या ज़रूरत है। ये तो इन मैडम के आगे पीछे ही दौड़ रहा होता है। जैसे ही यहाँ से गए थे तो इसी कंपनी के बाहर री एंट्री हो गई थी। मिस्टर जियांग ने ज़रूर इसे देख लिया था। ये उसे इग्नोर करके जाना चाहती थी बट वो आके फैन का हाथ पकड़ लेता है कि पहले तो वीडियो कॉल करके मुझे सीड्यूस कर रही थी और अब अचानक क्या हो गया। खैर कोई नहीं, इन सारी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। ये उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी बट जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेता है तो अब मजबूरी में आना पड़ जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर इसकी नज़र पड़ती है कि कैसे मिसेस एनी के साथ ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन के दोनों किस भी कर रहे थे। ये सब कुछ देख के ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अब उन सारी बातों को अवॉइड करके जाना चाहती थी तो पीछे से आकर ये उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती हो। अब वो भी बोल पड़ती है कि क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, तुमने सोचा होगा कि मैं जाके उनकी इस डेट को ख़राब कर दूँगी और कोई तमाशा क्रिएट करूँगी, और ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही टिमिड हूँ, मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकती हूँ। खैर इससे पहले कि यहाँ से जाती तो तभी ने इसे देख लिया होता। अब उसके सामने ही कहने लगा था कि ठीक है जो मैंने सोचा था तुमने वैसा नहीं किया, क्यों ना अब मेरा जो स्क्रिप्ट है उसे थोड़ा सा चेंज किया जाए। सामने ही से किस करने लग जाता है। ये देख के वो अब फिर इसी से ही पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रही हो। तो आगे से मिस्टर जियांग बोल पड़ते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, ये तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, आपका तो ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ऐसी बात है कि ये आपकी गर्लफ्रेंड या आप टू टाइमर बने हुए हैं, मिसेस एनी के साथ भी डेट पे जाते हैं। ये सुन के आप आगे से मना कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल नहीं, हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है, आप किसके साथ घूमे ना घूमे मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी लाइफ में तो मिसेस एनी है। अब मिसेस एनी ने इन दोनों को अपने साथ ही खाने पे इनवाइट कर लिया था। ये बेचारी तो उन्हें बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहती थी बट यहाँ पे हमारा हीरो कह देता है कि देखो तुम मुझे यूज़ करना चाहो तो बिल्कुल कर सकती हो, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को सबक नहीं सिखाना चाहोगी। सो नेक्स्ट डे चारों खाना खाने के लिए पहुँच आए थे। अब ये साहब मिस्टर जियांग से कह रहे होते हैं कि देखें मैं मानता हूँ कि मेरा इससे ब्रेकअप हो चुका है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, आप भी तो एक टॉप लॉयर हैं, हैंडसम भी हैं, आपको तो कुछ और लड़कियाँ भी मिल जाएंगी, तो आखिर को वैन में क्या खास बात है, वो है तो एक स्टूडेंट ही, आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी। मिस्टर जियांग को तो इन सारी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को लेकर वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, अब बस तुम खुद को देखो और मिसेस एनी को।
ये सारी बातें सुन के इतना ज़्यादा दुखी हो गई थी कि जैसे ही बाहर आती है तो इसके पीछे पीछे मिस्टर रैन भी पहुंच आए होते हैं कि देखो तुम समझने की कोशिश करो, मैं तो मिसेस एनी के साथ इसलिए हूँ कि मुझे कुछ टॉप रैंक्स वगैरह मिल जाएंगे और मैं जब रिच हो जाऊँगा तो मैंने तो मिसेस एनी को छोड़ ही देना है, वो भी मेरे लिए टॉय गर्ल ही बन चुकी है। अब जब मैं इतना ज़्यादा रिच हो जाऊँगा तो मैंने तुम्हें ही खुद की लाइफ में शामिल करना है। देखो मैं एक पुअर हूँ, मुझे अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, अपनी फैमिली को ग्रो भी करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर मिसेस एनी ने भी जल्दी रैन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब जिस किस्म की इसकी नेचर होती है ना, हमारा हीरो तो काफ़ी अच्छे से जानता होता है। खैर फिलहाल तो उसने रैन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। ये साहब तो यही समझ रहे होते हैं कि जैसे कि मेरी बातों में वैन आ जाएगी कि भोली भाली सी है, बट वो इतनी भी स्टूपिड नहीं थी। इसने जो भी बातें की थी वो सारी की सारी वैन ने रिकॉर्ड कर ली होती हैं कि अगर मेरी लाइफ में दोबारा आए या कुछ भी मैस क्रिएट किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग जाके मिसेस एनी को दिखा दूंगी, फिर देखना कि वो तुम्हारे साथ क्या करती है। उन्होंने तुम्हें छोड़ ही देना है और तुम कभी भी अपने रैंक्स को कवर नहीं कर पाओगे। अब वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम जो इतनी साइड ले रही हो मिस्टर जियांग की और मुझे छोड़ने के चक्कर में हो, कहीं तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कर ली है कि जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। इससे पहले कि मज़ीद इससे बदतमीज़ी करता, आगे से मिस्टर जियांग ने आकर उसे साइड पे कर दिया था और इसका हाथ पकड़ के गाड़ी में ही लेके आके बैठ जाता है। ये अचानक ही उससे पूछ लेती है कि मिस्टर जियांग कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हैं, वरना कि ये मामला मिसेस एनी मेरे और रैन के बीच है, आप क्यों बीच में आके टपक पड़ते। अब ये सुन के एकदम सरप्राइज रह गया था। खैर वो इसे पसंद तो करने लगा था लेकिन एडमिट नहीं करता है, साफ झूठ बोल देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों के हाँ क्या चल रहा है। वैसे ही तुम मेरे 2 सीक्रेट्स काफ़ी अच्छे से जान गई थी, मैं भी तुम्हारी लाइफ को जानना चाहता था कि क्या चल रहा है वहाँ पे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही अचानक ही बोल पड़ती है, क्या आप आज की रात मेरे साथ स्पेंड करना चाहेंगे। वो तो पहले से ही तैयार था, फ़ौरन से इसे पकड़ के किस करने लग जाता है और अगले ही सीन में इन दोनों को घर पे दिखाया जाता है। दोनों ही रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जैसे ही अब वैन की आंख खुली थी, वो तो इससे आंख बचा के जाना चाहती है, लेकिन हमारा हीरो ही इसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम क्या समझ रही थी कि अगले दिन ऐसे प्रिटेंड करोगी कि रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये तो अब बात को अच्छे से संभालने की कोशिश करती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ नॉर्मली था, ऐसे समझ लो, अब हम बड़े हो गए हैं। इससे पहले कि मसीद कोई भी बात करते अचानक ही इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। इसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, जल्द अज जल्द उनकी सर्जरी करनी थी। अब आगे से लेडी डॉक्टर तो यही बोल रही होती हैं कि तुम्हें पैसे जमा करवाने ही पड़ेंगे। अब जैसे तैसे करके इसने उनका अरेंज करना था। वो तो पहले से ही जानती हैं कि इस बेचारी को हमेशा ही कितनी ट्रबल्स को फेस करना पड़ रहा है। ऐसे मानो कि वो तो इसे काफ़ी अच्छी लड़की समझती थी और ये भी बोल रही होती हैं कि वैसे क्या तुम्हारे और रिलेटिव्स नहीं हैं, तुम्हारी मॉम भी नहीं है, डैड भी नहीं है क्या। ये कह देती है कि नहीं मेरा तो कोई भी नहीं है। अब ग्रैंड माँ को जैसे पैसों की ज़रूरत थी, इसे कहीं ना कहीं से तो इंतज़ाम करना ही था। अचानक ही इसकी नज़र काउंटर पे खड़ी लड़की के फ़ोन पे पड़ती है, जहाँ पे कैसे अब मालूम हो जाता है कि इसकी मॉम तो बहुत ही बिग एंकर बन गई हैं, उन्हें तो अवार्ड भी मिल चुका है। खैर जो कि उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए था वो उन्होंने अचीव कर लिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपने फ्यूचर की खातिर ही अपनी बेटी को भी छोड़ दिया है। ऐसी माएँ पता नहीं कैसी होती हैं यार। ये भी फ्लैशबैक में खो गई होती है कि जब इसकी ग्रैंड माँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इसके पापा की भी डेथ हो गई होती है, तो तब इसने एक दफ़ा अपनी मॉम से रब्ता करने की कोशिश की थी। अभी इसने हेलो ही की थी कि मॉम ने इसकी आवाज़ सुन के फ़ौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और ये सब कुछ सोच के इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। खैर जिस भी हालात से ये गुजर ले, कभी भी इसने नहीं सोचा था कि मैं अपनी मॉम से 1 रुपया भी लूँगी। अगर उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो मुझे भी उनसे कोई भी कॉन्टैक्ट करने की क्या ज़रूरत। जहाँ पे ये ट्यूशन पढ़ाती है तो एडवांस में ही 2-3 महीने की सैलरी लेने के लिए पहुँच आई होती है, बट आगे से तो वो फ्लर्टी बंदा होता है कि हाँ ठीक है तुम्हें ये पैसे फ्री भी मिल सकते हैं कि तुम्हें एडवांस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, ऊपर से इसकी वाइफ और छोटे बेटे की भी एंट्री हो गई होती है। ये बेचारी यहाँ से जैसे ही जा रही थी तो पीछे से वही मैडम आके अपने ही हस्बैंड के तौर पे इससे अपोलोजाइज़ करती हैं कि मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन क्या करूँ बेटे की खातिर मुझे भी उसके साथ रहना पड़ रहा है, क्या तुम कोई भी मैस क्रिएट नहीं करोगी। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में प्लीज़ किसी को भी मत बताना। क्या इसकी जो जॉब थी वो भी ख़त्म होके रह गई थी, वो तो इसे पैसे ही देना चाह रही होती हैं। अब इससे पहले कि ये पैसे लेती ही सही, मजबूरी में ही ले रही थी, वरना इसने कहाँ वो एक्सेप्ट करने थे। तभी जियांग आके वो पैसे साइड पे फेंक देते हैं और इसका हाथ पकड़ के घर पे ही लेके आ गया था कि ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि तुम्हें उनके पैसे लेने पड़ गए।
तुम्हें जितने भी चाहिए मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैन फ्री में तो पैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। ये बात तो अच्छे से हमारे हीरो ने नोटिस कर ली होती है। वो अभी से कुछ मेडिसिन दिखाने लगा था कि मुझे इनके बगैर नींद नहीं आती है। अब जिस दिन मैं तुम्हारे साथ सोया था तब तो बहुत ही अच्छे से नींद आ गई थी। सो बस हफ्ते में एक दफ़ा तुम मेरे साथ यहाँ पे नाइट स्पेंड करने के लिए आ जाया करना। तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ये सब कुछ देख के अब कहीं ना कहीं तो उसके दिल में भी इसे लेके फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो ही गई थी। सो फौरन से मैन मान जाती है क्योंकि चलो कोई नहीं, हफ्ते में एक बार ही तो आना पड़ेगा। वो मान ही जाती है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि इसकी ग्रैंड माँ की सर्जरी हो गई थी और केयर टेकर को भी भेज दिया होता है। अब ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वाओ, वैसे मिस्टर जियांग इतने भी बुरे नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। अचानक ही जियांग इसे मैसेज करके आज की रात घर पे आने को बोलने लगा था कि एक हफ़्ता गुजर गया तो मैं आना तो पड़ेगा ही सही। अगले ही सीन में इसे जियांग के घर पे ही दिखाया जाता है। रात को पहले तो फेस छुपा के शर्माती हुई साइड पे ही सो रही थी। अब वो जैसे मेडिसिन लेने की ट्राई करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो फ़ौरन से मुझे हक करके सो जाती है। अगले दिन जैसे ये स्माइल कर रहा होता है रात वाला सीन याद करके, तो केविन तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है कि कहीं ये सब कुछ मैं मतलब कोई मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है। क्या सच में तुम स्माइल कर रहे हो? आज तक तो कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। आखिर को ऐसी भी कौन सी लड़की है जो कि आपके चुंगल में फंस गई? अब वो तो यही समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रूड एरोगेंट है, कभी भी किसी भी लड़की को अपने करीब भटकने भी नहीं देता। दूसरी तरफ ही अब अगर दिखाया जाए मिसिस एनी को, वो तो अब थक ही चुकी थी रैन के साथ। बस उसने अपना जो भी केस या एडवाइज़र वगैरह था वो अपने से वापस ले लिया होता है कि मुझे किसी और को हायर करना है, और ये मिन्नतें कर रहा होता है कि प्लीज़ चेंज मत करें, आप जो भी मुझे करने को बोल रही है मैं वही कर तो रहा हूँ। लेकिन ना, ये मैडम तो अब कहाँ मानने वाली होती हैं। अब नेक्स्ट डे हमें जियांग के पापा को दिखाया जाता है जिन्हें के मालूम हो गया था कि इनके बेटे को किसी लड़की से लव हो गया, और वो लड़की भी कोई और नहीं बल्कि इनकी लॉ फर्म में जो काम करने के लिए आता है ना इंटर्न, मिस्टर रैन, उसी की ही गर्लफ्रेंड है। ये सुन के अब इनके पापा को तो एक शरारत सूझती है। वैसे भी वो अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे कि हमेशा ही जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो छीन लेता है। ये तो बाप बेटे की तो पक्की दुश्मनी होके रखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में ही इन साहब ने तो अब रैन को खुद से मिलने के लिए बुलाया होता है कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाओ कि तुम मिस्टर जियांग से काफ़ी बेहतर हो, तो तुम्हें मैं टॉप पे पहुंचा दूंगा। ये सुनना था, वो तो आगे से खुश हो जाता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो उससे काफ़ी बेहतर हूँ। अब एक सीक्रेट का तो इसे पता होता है जो कि ये इनसे भी शेयर करता है कि मैंने नोट किया कि उसे PTSD है। अब जब भी मीटिंग में किसी भी ग्लास के खटकने की या टूटने की आवाज़ आती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर मीडिया को और सबको इस बारे में पता चल गया तो फिर तो देख लेना कि उसकी जो भी ये सारी रेपुटेशन है वो ख़राब होकर रह जानी है। उसे कोई केसेस मिलने ही नहीं है क्योंकि उसकी इस इलनेस की वजह से कौन उसे एक्सेप्ट करेगा। ये सुन के तो वाकई में एक बहुत ही बिग न्यूज़ इनके हाथों लगी थी। अब यही बोल रहे होते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास एविडेंसेस हैं क्या? वो कह देता है कि नहीं, वो तो नहीं है। खैर, इसने जैसे तैसे करके एविडेंसेस इकट्ठे तो कर ही लेने थे। अब यहाँ पे ये मिस्टर रैन को फिर 1 महीने का टाइम देते हैं कि अगर तुमने एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए और ख़ुद को प्रूव करके दिखाया तो फिर तुम्हें टॉप पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब ये सुन के वो तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट ही रैन वैन के साथ पैचअप करना चाहता था। उसकी ग्रैंड माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल ही आ गया होता है। ये उसका हाथ पकड़ के वहाँ से साइड पे भेज देती है कि तुम्हें अब इधर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब खैर वो कहाँ जाने वाला था इस बेचारी को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट भी करता है। इवन के बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करता है कि वैसे कहीं मिस्टर जियांग है, उन्हें कोई इलनेस तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। इससे पहले कि मज़ीद कुछ भी पूछता, ऊपर से जियांग की एंट्री हो जाती है कि इसे तंग करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। ग्रैंडमा ने भी इनकी बातें सुन ली थी। वो तो रैन को फ्रूट्स जो कि लेके आया था उनके लिए वही मार के वहाँ से भगा देती हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली करने की कोशिश कर रहे हो और मैं यहाँ पे चुप रहूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे इसने उसे ट्रीट किया था ग्रैंडमा को तो अच्छे से समझ आ गई होती है। अब ये सब कुछ देख के तो हमारा हीरो स्माइल करने लगा था कि इसके साथ तो काफ़ी अच्छा हुआ। जिस तरह के मिस्टर जियांग के साथ वैन स्माइल कर रही होती है, ये बात तो ग्रैंडमा काफ़ी अच्छे से नोटिस कर चुकी थी। अब उसे साइड पे भेजने के बाद ही, जैसे कि पास्ट में इतने बुरे हालात गुजारे थे वैन ने, उस बारे में ही अब मिस्टर जियांग को ही बता रही होती हैं। और ये भी उन्होंने बता दिया था कि कैसे उसकी मॉम अपने फ्यूचर की खातिर बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, और वैसे ही अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी कि उसके डैड की भी डेथ हो गई थी और मुझे ही उसे संभालना पड़ गया था। ये सुन के इसे बैड फील हो रहा होता है वैन के लिए।
भी वो स्टूडेंट ही थी, फिर भी ग्रैंडमा की खातिर उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा था। वो फ़ौरन से ही बाद में उसे हक कर लेता है कि सॉरी, मैंने पहले तुम्हें काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट किया था, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे ग्रैंडमा ने बता दिया है कि तुम भी किन हालात से गुजरी हो। हम ये भी पूछ लेती है कि क्या आपको मुझ पे रहम आ रहा है, तो वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी वो अभी से पसंद करने लगा था तो इसका हर मुमकिन ख्याल रखना चाहता था। ये भी खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है मुझे समझने वाला। आज की रात वो फिर से इसे घर पे लेके आ गया होता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नर्वस फील कर रही होती है कि कहीं हम दोनों ने साथ में तो नहीं सोना। अब स्पेशली कि वो शॉवर लेने के लिए भी जा रहा था, इसे टीज़ करके ही जाता है। बाद में लैपटॉप पे अपना काम कर रही होती है। वो इसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही क्लोज आता है तो उससे दूर हो जाती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके क्लोज आके इसे किस कर लेता है एंड ये भी कहने लगा था कि क्या तुम वाकई में ये नहीं करना चाहती हो। बस इसे ही छेड़ता हुआ फिर इसे अपने बेड पे आने का बोल के वहाँ से चला जाता है कि जस्ट सोना ही है तुम्हारे साथ हक करके, और मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके जाने के बाद वेन तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगी थी। इसकी हार्ट बीट जब भी वो इसके क्लोज आता है बहुत ही फास्ट हो जाती है। मिस्टर रैन भी अपने काम पे लग चुके होते हैं कि जैसे तैसे करके मुझे जियांग की कोई मेडिसिन मिल ही जाए, इसके बाद तो पक्का मालूम हो जाएगा सबको कि उसे कौन सी इलनेस है, और मैं टॉप पे और वो अपनी नाकामी की तरफ ही चला जाएगा। और बहुत तलाश करने के बाद फाइनली वो मेडिसिन इसके हाथों लग गई थी, जो कि फ़ौरन से जाकर डॉक्टर को दिखा देता है कि आप चेक करके मुझे बता देना कि आखिर को ये कौन सी इलनेस के लिए होती हैं। रात को वैन की आँख खुली थी तो वहाँ पे वो देखती है कि जियांग नहीं होता। इसे टेंशन होने लगी थी कि वो किधर क्या अपनी मेडिकेशन के लिए क्या हुआ था। जैसे ही वहाँ से वापस आता है तो इसकी हालत ख़राब थी। उसे हक कर लेता है। वो अभी से कुछ कंसोल वगैरह करने की कोशिश करती है और फिर बेड पे ही लेके चली गई थी कि आप जाके रेस्ट करें। अगले दिन कोई पार्टी होने वाली होती है तो तभी केविन इसे बुला रहा होता है कि क्या आप उधर आएंगे कि नहीं आएंगे। इनकी ये सारी बातें तो इधर इसने भी सुन ली थी और डॉक्टर की तरफ से उसे कॉल आ गई थी कि वो मेडिसिन PTSD के लिए ही है। ये सुन के अब इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि अब मैं उसे अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखूंगा। सारे लोग कैसे बातें बनाएंगे ना उस पर। रात को पार्टी के वक्त अब जैसे ही हमारा हीरो वहाँ पे आता है तो रैन ने उसके सामने एक ग्लास को ज़मीन पे गिरा दिया था कि अब तो ये देख के इसका शोर सुन के वो क्या रिएक्ट करता है, सारे लोग ही देखेंगे। बट वो तो नॉर्मल बिहेव करने लगा था और इससे भी पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें शौक लगा या फिर तुम डिसअपॉइंट होकर रह गए हो। सारे ही हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर को मिस्टर रैन यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। अब ये भी सब पता था कि इस सब के पीछे इसके पापा का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही इसे एविडेंसेस इकट्ठे करने को बोले होंगे कि वो मुझे अपने रास्ते से हटा दें। पर इतनी आसानी से तो अपने इस राइवल को साइड पे नहीं हटा सकते हैं। यार ये गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें ही हमेशा सारे लोग कैसे पहचानते हैं, पर हम जैसे तो नए आने वालों को कोई पूछता ही नहीं है। अब ऊपर से ही मिसिस एनी की भी एंट्री हो गई थी, जो कि सबको ही बता रही होती हैं कि कैसे अपने रैंक्स को हासिल करने के लिए मिस्टर रैन ने इसका यूज़ किया था। यही सुनना था। यहाँ के बॉस ने तो रैन को जॉब से ही फायर कर दिया होता है कि तुम जैसे इंसान की हमारी लॉ फर्म में कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके सारे ख्वाब भी टूट चुके होते हैं। अब इसकी शक्ल देखने वाली होती है। ये ज़रा मिस्टर जियांग को अपने रास्ते से हटाने लगा था, लेकिन देखो जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ तो ऐसा ही होता है। अपनी ज़िंदगी को ही ख़राब कर बैठा। अब पता नहीं कोई इसे जॉब भी देगा कि नहीं देगा। अब वो ग्लास के टूटने की आवाज़ सुन के इसकी तबीयत ख़राब तो हो गई थी। उनके सामने शो तो नहीं करवाता है, लेकिन बाहर आके इससे पहले कि नीचे गिरता तभी ऊपर से वैन ने से आके थाम लिया था। नेक्स्ट ही दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। ये तो उसके पास सो गई थी। डॉक्टर बात करने के लिए आता है तो ये उसे खामोश करवा देता है और ख़ुद ही बाहर आके उनकी सुनने लगा था। उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि बीच में तुमने अपना ट्रीटमेंट क्यों रोक दिया था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कंडीशन ख़राब होती जा रही है, तुम्हें इस सब पे कुछ ना कुछ तो गौर करना चाहिए। डॉक्टर तो इसे यही कहते हैं कि तुम कम्प्लीटली ठीक हो सकते हो और वो भी बहुत जल्द। बस जो तुम्हें करने को बोला हुआ है वही करो और टाइम पे ही अपना ट्रीटमेंट करवाते रहो। अब इसने जो भी डॉक्टर से बातें की थी वो वैन ने सुन ली होती हैं और स्पेशली कि इसे ये भी मालूम हो गया था कि कैसे रैन की वजह से इसकी हालत हुई थी। इसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। वो कह देता है कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे तो इसने उसे हक कर लिया था, वो तो हमेशा इसके साथ रहने वाली थी। अचानक ही इसके पापा की नज़र जैसे इस पे पड़ती है, वो इसके सामने इसकी गर्लफ्रेंड मीन के वैन का नाम ले लेते हैं। अब ये सुनते इसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे और अपने पापा को भी वार्न करने लगा था कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने उसका जिक्र किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही आप उसे कोई नुकसान पहुंचाने का सोचना। यही सुन के अब पापा मन ही मन में उनके तो लड्डू ही फूट रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि वो लड़की वैन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस्टी की ग्रेजुएशन एग्जीबिशन कंप्लीट हो गई थी। आज भी उसकी मॉडल यही बनी हुई थी।
अब काम ख़त्म होने के बाद जो कि रैन के सारे मामलात थे इस बारे में इसे पता चल गया होता है, और ये भी कि कैसे ये तो मिस्टर जियांग को पसंद करने लगी है। ये अभी उसके सामने भी एडमिट नहीं करती, वो तो इसे अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए ही कहने लगी थी। अब ये अचानक ही इसे मैसेज मिलता है जियांग का कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। कुछ लड़कियां तो उसे देख के बस ऐसे मानो कि लट्टू ही हो गई हूँ, जेलिसी हो रही होती है। और इसके फेस एक्सप्रेशंस को समझने के बाद इसकी बेस्टी अब इसे बोल पड़ती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि वाकई में तुम जियांग को पसंद करने लगी हो, उससे कन्फेस क्यों नहीं कर लेती हो अब सारी लड़कियों के सामने ही जाके। ये फिर मिस्टर जियांग को अपने साथ चलने को ही बोलने लगी थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है। वो इसका हाथ पकड़ के सीधा इसे ग्रैंडमा के पास लाता है और उसके सामने ही अपने लव की कन्फेशन पहले ही वो शो करवाता है कि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और ऑफिशियली चाहता हूँ कि हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन ही जाएं। क्या आप हमारे इस रिश्ते को अप्रूव करेंगी कि नहीं? उन्होंने तो फ़ौरन से अप्रूव कर दिया था और बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती हैं कि मैंने तो हमेशा से ही यही विश की थी कि मेरी पोती को एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिले, और फाइनली उसे मिल गया। बाहर आकर ये उसे पूछ रही होती है कि यूँ अचानक ही ग्रैंडमा के सामने आपने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस कर ली। भला ऐसे कौन कन्फेस करता है? इसकी तारीफ भी करने लगा था कि आज भी तुम इस ड्रेस में बहुत प्रीटी लग रही हो, और उस दिन भी लग रही थी जब तुमने मुझे वीडियो कॉल की थी। दोनों ही ऐसे मानो अपनी लाइफ में खुश। उसे तो जो चाहिए था वो मिल गया। अगले दिन जैसे ही ये कॉलेज पहुंचती है तो आगे से प्रोफेसर इसे मिस्टर एटवेल से इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे, मीन के जियांग के पापा से कि ये तुम्हें इंटर्नशिप पे रखना चाहते हैं। इसे तो सारी समझ आ गई थी कि ज़रूर अपने किसी मिशन पे ही होंगे। इसने तो उन्हें साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल भी मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। वो कह रहे होते हैं कि देखो लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। खैर मैं तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, तुम्हारे टैलेंट से जीनियस भी हो, इसलिए अपनी फर्म में चाहता हूँ कि काम करने के लिए आ जाओ। वैसे शायद कि मेरे और मेरे बेटे के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि कभी उससे पूछो कि आखिर को उसकी ये हालत क्यों है? मैं जानता हूँ कि वो बीमार भी है। ये सारी बातें सुनने के बाद रात को अब जैसे ही वो इसके क्लोज आता है तो फाइनली पूछ लेती है कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच आखिर को क्या हुआ था कि जिसकी वजह से कि तुम्हें अपनी इस इलनेस को भी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन वो अभी भी बताने को तैयार नहीं होती। इनके एक तरह से ये बात को गोल मोल कर गया था, उसे अभी भी नहीं बताता है कि इसके और पापा के हालात क्यों ख़राब हुए थे। मिस्टर एटविल ने दोबारा से इससे मिलने के लिए बुलाया होता है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में बताऊंगा कि आखिर को मेरे बेटे और मेरे बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। पीछे से ही आ जाता है जियांग के पापा, मैंने आपको मना किया था ना कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना, फिर भी आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? आपने इसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों बुलाया? और फौरन से इसका हाथ पकड़ता हुआ साइड पे कि गाड़ी में बैठो, अभी क्या अभी हम यहाँ से जाएंगे। वैसे भी मेरे पापा तुमसे मिले थे, इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। वैसे यही सारी बातें वो मेरे सामने क्लियर करना चाहते थे कि तुम मुझे नहीं बता सकते हो कि आखिर को क्या बात है। वो जस्ट यही आगे से बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम है। अगर जो बात तुम्हें बताने वाली होती तो मैं ज़रूर तुम्हें बता देता। क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो? वाकई में उन्होंने इतना घटिया काम किया हुआ है कि जिसकी वजह से मेरी उससे नाराज़ किया है, और तभी मेरी तबीयत भी इतनी बिगड़ गई। इसके साथ ये सीन कट और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कैसे ये एक वीरान सी जगह पे खड़ा हुआ है, और वहीं पे इसकी मॉम जो कि यहाँ पे साथ में काफ़ी सारे शीशे की कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी, एक उठा के खुद को ख़त्म कर लेती हैं और ये उन्हें बचाता रह जाता है। अभी इन सारे मामला से नहीं हटा था कि तभी इसकी नज़र पड़ती है कि कैसे इसके पापा के साथ ही खड़ी हुई है वैन, जो कि इसके पापा उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। और इसी भयानक ख्वाब के साथ उसकी आँख खुल गई थी। बाहर डोर नॉक होता है, ये बेचारी कब से ही नॉक कर रही थी, क्या कर रहे थे तुमने डोर क्यों नहीं ओपन किया? बेचारी बारिश में भीग गई होती है। ये अपोलोजाइज़ करता है कि मैं तो भयानक ड्रीम देख रहा था, इसी वजह से मुझे पता नहीं चला। और फिर इससे प्रॉमिस भी लेते हैं कि क्या तुम कभी मेरे पापा के कहने में आके मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? वो भी कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो खुद भी तो इसे कितना ज़्यादा पसंद करने लगी थी, इसे छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करने के बाद ही ये उसे अपनी फैमिली की स्टोरी ही बताने लग जाता है कि कैसे मेरे पापा एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे। जब मेरी मॉम की कंपनी में काम करने के लिए आए तो मॉम को उनसे लव हो गया, उन दोनों की शादी भी हो गई। जैसे ही कंपनी क्राइसिस का शिकार हुई तो तब पापा ने उन लोगों को ही धोखा दिया, इनकी उन्हें चीट भी कर दिया। अब ये सब कुछ देख के ग्रैंडपा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उनकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद मेरी मॉम की डेथ के ज़िम्मेदार भी मेरे पापा ही थे। उन्होंने एक लॉ फर्म बनाई उन्हीं के बलबूते पे, और देखो कैसे उनके साथ सलूक किया उन्होंने। और ये सब कुछ सुनने के बाद इसे भी बुरा लग रहा होता है कि हाँ वाकई में इसके पापा ने इसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया था, कैसे उन लोगों की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। तब तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इसने अपनों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा था।
अगले ही दिन वैन इसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए लेके आ गई होती है। ये सब कुछ देख के तो इधर ही जियांग का मूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यार कोई और होता या ना होता, लेकिन वैन तो थी ही ना उसकी लाइफ में। अचानक इसकी नज़र पड़ी थी कि कैसे इसके पापा इसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मॉम के साथ मिलके उनकी ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले कि यहाँ से जाता उनसे नज़रें चुरा के तो पापा की नज़र पड़ गई थी और इसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। आगे भी बताता है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे पापा नहीं है। जो मेरी फैमिली थी वो मर चुकी है। यही सुनना था। पापा आगे से थप्पड़ मार देते हैं। इससे पहले कि मजीद बुली करते, पीछे से ही वैन की एंट्री हो गई थी कि आप लोगों की से बुली करने की हिम्मत हुई तो हुई भी कैसे। उसने कि ड्रिंक भी इसके पापा के ऊपर गिरा दी थी और ये देख के वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चले गए थे। ये पीछे से इसे हक कर लेता है कि वैसे आज तक किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया जितना कि ये वैन कर रही है। इसी की वजह से ही तो उसमें इनसे फाइट करने की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब जैसे ही न्यूज़ के थ्रू इसे पता चलता है कि इसके पापा की जो लॉ फर्म है आजकल मुश्किल हालात से गुजर रही है, तभी इसके फ्रेंड से एक आइडिया आता है कि क्यों ना जो मेरे ग्रैंडपा का केस था उसे रीओपन करवाया जाए। इन साहब को तो अब मैं मसद चखा के रहूँगा। अब इसका रिवेंज लेने का टाइम आ गया था। अचानक ही इसका फ्रेंड बताता है कि एक लेडी हैं जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हैं। इवन के वो तो एक मशहूर एंकर हैं। यही सुनना था, इसे समझ आ जाती है। खैर ये तो पहचानता था कि वो वैन की मॉम है और वही रिपोर्टर भी जिन्होंने कि बचपन में इनकी कंपनी को ही इतना ज़्यादा बदनाम करके रख दिया था कि जिसकी वजह से इसके ग्रैंडपा और मॉम को आत्महत्या करना पड़ गई। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि अब उस एंकर से भी अपना बदला लेने का टाइम आ गया है। फिलहाल तो इसने उसे इंटरव्यू देने जाने का फ़ैसला कर लिया था। अब जैसे ये सारी बातें वैन सुनती है तो वो मन में सोच रही थी कि क्या इसे पता भी है कि वो एंकर मेरी मॉम है। खैर चलो कोई नहीं, अब उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहता है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ। अगले ही सीन में दिखाया जाता है इसे उसी एंकर के पास बैठे हुए। जैसे इनका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो जानबूझकर ही जियांग इनसे क्वेश्चन पूछता है कि वैसे क्या आपको अपनी लाइफ में कभी कोई पछतावा हुआ है। इन मैडम ने तो साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं। यही सुनते सुनते ही ऊपर से वैन की भी एंट्री हो गई थी। अब जैसे ही उसे नाम से बुलाता है, ये सुन के तो अब मोम उसकी तरफ मुड़ के देखती हैं कि अब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। इन्होंने उसे पहचान ही लिया था कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती हैं कि जैसे कि मैंने जानती तक नहीं। ये बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। जैसे ही गाड़ी में आके बैठते हैं तो वैन जियांग से पूछ लेती है कि क्या आपको पता था कि यही मेरी मॉम है। तो आगे से कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो पहले से ही पता था और तुम्हारी मॉम की वजह से ही हमारी कंपनी तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होकर रह गई थी। मेरे ग्रैंडपा को तो काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था। उन्होंने इन सारे मामलात को इतनी हवा दी थी कि सारे ही हमारे अगेंस्ट हो गए थे और उन्होंने हमें लोन वगैरह देने से भी मना कर दिया था। इन सारी बातों से ही तो तंग आके ग्रैंडपा ने आत्महत्या कर ली थी। वैन तो अपनी मॉम के बिहाफ पे इसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा अब उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है कि उनकी वजह से 3 ज़िंदगियों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम इनके एक तो इसे भी छोड़ के चली गई, ऊपर से कैसे इसकी मॉम ने भी आत्महत्या की, इसके ग्रैंडपा ने भी खुद को मार लिया। उसे बुरा लग रहा होता है। ये कह देता है कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। खैर अब जैसे ही वो इसके साथ थी तो उसे इससे बढ़ के और क्या चाहिए होता है। नेक्स्ट सीन में एक दफ़ा पापा से मिलने के लिए आता है कि वैसे आपको लाइफ में कोई पछतावा तो हुआ ही होगा कि आपने ग्रैंडपा और मेरी मॉम के साथ क्या किया था, लेकिन इन साहब के फेस पे तो कोई भी पछतावा नहीं झलक रहा होता है। उन्हें तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उनके साथ जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ और इसे गुस्सा आ जाता है कि हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि आप ऐसे ही नेचर के बंदे होंगे जो कि मेरी मॉम की ग्रेव पे जाया करते हैं शो ऑफ करवाने के लिए। मैं जानता हूँ, वरना कि आपको उनसे क्या ही हमदर्दी हो सकती है। अब उनसे फाइट करने की इसमें हिम्मत आ ही गई थी, जो कि पहले बोलती बंद हो जाती थी इसकी। इसने खुद की इलनेस को काफ़ी हद तक कम कर लिया था और ये सिर्फ और सिर्फ वैन की बदौलत ही हुआ था। रात को फिर से उसे वही भयानक ड्रीम आ रहा होता है कि कैसे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इसकी मॉम और डैड की फ़ाइट हुआ करती थी। मॉम तो इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी कि इस पर उन्होंने काइंडनेस शो करवा के इनसे शादी की और इन्होंने उसे धोखा दिया। इनके इतने मुश्किल हालात में छोड़ के चले गए और बस यही भयानक ड्रीम देखने के बाद इसकी आँख खुल जाती है और तभी फिर मैंने इसे तसल्ली देने लगी थी। इसने जो कि अपने पापा पे केस करवाया था, उन्हें तो लग रहा होता है कि ये केस तो मैं ही जीतूंगा, ये भला मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकता है। अब ये भी कहते हैं कि आप बस देखते जाएं कि अब क्या होता है अब आपके साथ। यहाँ पे जैसे ही रिपोर्टर्स कुछ क्वेश्चंस वगैरह जियांग पे कर रहे होते हैं तो इसने तो अपनी बातों का रुख अब मिसिस खैली की तरफ भी कर दिया था, मीन के वैन की मॉम की तरफ। वो भी इन सारे केसेस की जिम्मेदार है। ये सब कुछ सुन के अब मिसेस खाली के बॉस भी इन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि देखो अब हमारी कंपनी की भी रेपुटेशन तुम्हारी वजह से ख़राब ना होके रह जाए, इसलिए तुम्हें इन सारी बातों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना कि तुम्हें जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा, समझी तुम।
ये सुन के हम मिसेस कैली भी अफसरदा ही दिख रही होती हैं। अब उन्हें समझ आ गई थी कि जब मुझे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह दे रहे थे तब मिस्टर एटफील्ड, तो तब उनकी ये सारी बातें तो एक लड़का छोटा खड़ा सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग ही थे। अब इन्होंने अपनी बेटी को मिलने के लिए बुलाया होता है। अब ये आगे से यही बोल रही होती है कि आप तो अभी भी प्रीटेंड करेंगी ना, जैसे कि आपने मुझे पहचाना ही नहीं। लेकिन मोम तो कह देती है कि नहीं, अब मुझे ऐसा प्रीटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में तुम मुझसे इतनी ज़्यादा हेट करती हो? खैर वो भी कह देती हैं कि हाँ, तो और क्या, मैं आपसे हेट क्यों ना करूँ। आपने मेरे साथ साथ 2 और ज़िंदगियाँ भी ख़त्म की हैं। क्या आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगा कि आपने अच्छा नहीं किया? इसकी मोम को तो बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उनकी वजह से कैसे दूसरों की ज़िंदगियाँ डिस्ट्रक्ट होकर रह गई। वो तो यही कह रही होती हैं कि कभी कभी इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और बस वहाँ से चली ही गई थी। फाइनली हमारा हीरो तो ये केस जीत गया था। मिस्टर एटफील्ड सबके सामने ही शर्मिंदा होकर रह गए होते हैं। अब उसी केस की बतौलत ही ये तो अब फाइनली जेल जाने वाले थे। अपने बेटे पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं भी काश तब तो तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ ही पर मार देता तो अच्छा ही होता, इससे पहले कि वो इनका गिरीबान पकड़ के मज़ीद गुस्सा करता। खैर फिर खुद को काम डाउन रहने को ही बोलने लगता है कि वैसे यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं और ये सारी ज़िंदगी जेल में बिताने वाले हैं। इन्होंने जो बुरा काम किया उसका अंजाम तो इनके साथ ऐसे ही हुआ। पापा से जो जियांग ने रिवेंज लेना था वो फाइनली ग्रैंडपा और अपनी मॉम का ले लिया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फाइनली इंटर्नशिप पे वैन को जॉब मिल गई होती है। इसकी मॉम को तो कंपनी से डिसमिस कर दिया गया था। ये एक आखिरी दफ़ा उनसे मिलने के लिए आई होती है, बस पूछना चाहती थी कि आपने जो हमें छोड़ के जो कुछ अचीव करना था क्या किया या नहीं किया। अब उनके फेस पे लटकी हुई उदासी और ये सब कुछ पछतावा देख के इसे समझ आ जाती है कि बिल्कुल भी इन्होंने वो अचीव नहीं किया। क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में कभी कभी तो पछतावा होता ही है कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, और यही सब कुछ देख के इसे खुशी हो रही होती है कि अब सारी ज़िंदगी ये ऐसे ही रिग्रेट में जिएंगी। जियांग वैन को उसकी बेस्टी से ही बातें करते हुए सुन लेता है, जो कि प्रेग्नेंट होने के बारे में ही बता रही थी। अब ये अपसेट हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट है तो इस बारे में इसने मुझे क्यों नहीं बताया। केविन से पूछने लगा था कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड से छुपाए कि वो प्रेग्नेंट है तो इस बात का क्या मतलब बन सकता है। तो वो आगे से कह देता है कि ज़रूर तुमने कोई सिंसेरिटी शो नहीं करवाई होगी, तो इसी वजह से वो तुमसे छुपा रही होगी कि पता नहीं तुम एक बेबी को भी पाल पाओगे कि नहीं। यह फ़ौरन से घर पे पहुंच जाता। पहले तो उससे काफ़ी स्वीट सी बातें करने लगता है, एंड देन फिर फ़ौरन से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए फिर रहा होता है कि मैं बेबी और तुम्हारे नाम ही अपनी सारी प्रॉपर्टी करवाना चाहता हूँ। ये सब कुछ देख के वो हंसने लगी थी कि कौन सा बेबी, कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया है कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वेल ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरी एक क्लाइंट थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसी के बारे में ही मैं अपनी बेस्टी को बता रही थी। ये सुन के अब वो फ़ौरन से उसे उठा लेता है कि इसका मतलब है कि आज की रात हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आज यही कहता हुआ वो उसे उठा के अपने रूम में ही लेके जाने लगा था। एंड इसके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।